वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग को बेसिकली क्या करना था, यहाँ पे स्टडी करनी होती है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन सारे टर्म्स की स्टडी करनी होती है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पहले समझते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नाम से पता चल रहा है वीक है, इसका मतलब यहां से हम बोल सकते हैं ये पार्शियली डिसोसिएट होगा। कैसे होगा? पार्शियली डिसोसिएट होगा। कैसा होगा? पार्शियली डिसोसिएट होगा। और ये क्या होगा? पूरी तरीके से आयोनाइज जाएगा, फुल्ली आयोनाइज को हम लोग बोल सकते हैं। कैसा हो जाएगा? पूरी तरीके से आयोनाइज कर जाएगा। ये पूरी तरीके से डिसोसिएट या पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल में इसमें क्या आएगा? जो वीक एसिड हो गया, वीक बेस हो गया, ऑर्गेनिक एसिड जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो वीक एसिड के अंदर ही आता है, ऑर्गेनिक एसिड बोल सकते हैं, वीक सॉल्ट हो गया। ठीक है, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग के अंदर। स्ट्रॉन्ग की बात करें हम लोग, जो पूरी तरीके से आयोनाइज्ड है। जैसे मान लो हमारे पास हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और कोई स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का सॉल्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस का सॉल्ट हो गया। ठीक है, ये सब इसके अंदर आएगा। एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं हम लोग। जैसे हो गया हमारा CH3 COOH, बहुत फेमस एग्जांपल है। कैसे टूटेगा? CH3 COO- और H+ को अलग कर देगा। यहाँ पे देखो पूरी तरीके डिसोसिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, पार्शियली आयोनाइज हो रहा है। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, HCl ले लेते हैं। ठीक है, HCl देखो H+ और Cl- पूरी तरीके डिसोसिएट हो जा रहा है। इसका मतलब ये फुल्ली आयोनाइजेबल है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रखा गया है। और ये पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं, इसलिए इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग स्टार्ट करते हैं कंडक्टेंस के बारे में पढ़ने। उसको पढ़ने से पहले देखो, जब कंडक्शन होता है क्या मतलब हुआ? कंडक्शन दो टाइप में हो सकता है, या तो वायर में होगा या तो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब वहां पे नंबर ऑफ आयंस करंट होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं, क्योंकि वहां से भी हो सकता है चांसेस से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं वहां पर डिफरेंस क्या आएगा। बेसिकली किसका किसका डिफरेंस है यहाँ पर? मेटेलिक का और कंडक्टेंस का। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। अगर हम बात करें मेटेलिक में कैसा होगा? वायर के द्वारा होगा। ठीक है, एक देखो मेटेलिक कंडक्शन कैसे होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कैसा होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कैसा होता है? मेटेलिक कंडक्शन में किसकी जरूरत पड़ती है? एक वायर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर किसकी जरूरत होता है? आयंस होते हैं। वायर का है तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर आयंस की जरूरत होती है। आयंस यहाँ पर मोशन होता है। ठीक है, और क्या होगा मेटेलिक कंडक्शन में? मेटेलिक कंडक्शन में क्या मास चेंज होगा? जरा सोच के बताना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में आयंस का मोशन होता है। ठीक है, तो मास यहाँ वेरिएट करते हैं, यहाँ पर मास कोई वेरिएशन नहीं होता है। और हम लोग इसमें बात करते हैं टेम्परेचर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें, अच्छा जरा सोचना, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का मोशन स्लो हो जाएगा, मतलब करंट कम हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा जो कंडक्शन प्रोसेस होगा, कंडक्शन होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। ये कुछ पॉइंट है, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग को मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में जानना चाहिए कि कैसे ये वेरिएट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं। फैक्टर्स किस पे कंडक्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं जाएंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पे ज्यादा जोर देंगे, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, ये सब तो पूछने वाले नहीं है, लिखना तो है नहीं आप लोग को, वहाँ बोर्ड का पेपर तो है नहीं। एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आराम से याद रहेगा। अब देखो कंडक्शन किस पे डिपेंड करता है वो हम लोग पढ़ते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिसपे हमारा कंडक्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, फैक्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। पहला फैक्टर है कि जो हमारा कंडक्टेंस है, ठीक है, कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, जितने ज्यादा आयंस होंगे, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, कंडक्शन वहां पर उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है ग्रोथस आयन के बारे में जानना। जैसे मान लो कि जो H+ होते हैं और OH- होते हैं, इनका जो कंडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। कोई भी और आयंस ले लो, मान लो कहीं एक जगह H+ है, OH- या फिर एक जगह कोई और आयंस है, पूरी पीरियोडिक टेबल का चाहे जो एलिमेंट का आयन ले लो, उसको कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा कंडक्शन प्रोसेस या फिर क्या जल्दी से मूव करता है। ठीक है, जो मूव करेगा तेजी से उसका कंडक्शन ज्यादा होगा। तो H+ और OH- का ज्यादा होता है। क्यों? ये ग्रोथस आयन होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रोथस आयन होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने HCl ले लिया और ले लिया NaCl। हम आपसे पूछे बताओ कंडक्शन किसमें ज्यादा होगा, तो सिंपल आप लोग को बता देना है कि HCl में कंडक्शन ज्यादा होगा NaCl के कंपैरिजन में, बिकॉज H+ यहाँ पे आ रहा है, H आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है और ये ग्रोथस आयन है, इसलिए इसका कंडक्शन ज्यादा होगा। बस इतना याद रखना। ठीक है, सेकंड पॉइंट बात करते हैं जो हमारा कंडक्टेंस होता है। ठीक है,
कंडक्टेंस होता है। इसको ऐसे याद रखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसे याद रखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिजिक्स में लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है, F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहाँ पर इसका उल्टा करके लिख दो, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 नीचे आ जाएगा, मतलब ऐसे बोल सकते हैं लोग, चार्ज नीचे आ जाएगा, चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और R स्क्वायर यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि R साइज जितना ज्यादा होगा, R जितना ज्यादा होगा, कंडक्शन प्रोसेस उतना होगा, कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरा फैक्टर क्या है, चार्ज को लेकर के, चार्ज जितना ज्यादा होगा कंडक्शन उतना ही कम होगा। एग्जांपल ले ले, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने ले लिया Na+, Mg2+, सेम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा तभी ये चीज वर्क करेगा, ठीक है। Al3+, ठीक है, सब कुछ सेम है। यहाँ पर देखो चार्ज, देखो Al3+ चार्ज ज्यादा है यहाँ पर Na+ और Mg2+ कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सबसे कम होगा, ठीक है, इसका सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा, Na+ का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ज कम, यहाँ पर चार्ज बढ़ता जा रहा है। जैसे से चार्ज बढ़ेगा कंडक्टेंस जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पर क्या देखते हैं, रेडियस का एक एग्जाम्पल, मान लो फ्लोरीन लिखा हमने, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सब पे चार्ज क्या है, बराबर है। जब चार्ज हमने देख लिया, अब रेडियस पर आ जाते हैं। रेडियस किससे ज्यादा है, आयोडीन की ज्यादा होती है। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ये किसका ऑर्डर रहेगा, ये कंडक्टेंस का ऑर्डर रहेगा रिगार्डिंग साइज को लेकर के। तो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली वहां पे, और पूछते हैं कंडक्टेंस बताओ किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो कंडक्टेंस पर ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो आप लोग को याद रखने हैं कंडक्टेंस को लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर कंडक्टेंस में थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन के लिए क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन को जब बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो होता है, एक सेकंड आप लिखते हैं, कंडक्टेंस था ना हमारा, ठीक है। कंडक्टेंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन, और डायरेक्टली रिलेटेड कंडक्टिविटी होता है, और इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है डायल्यूशन। इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। मतलब जितना ज्यादा हम लोग डायल्यूशन करेंगे, जितना ज्यादा डायल्यूशन करेंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस बढ़ेगा। मॉलिक्यूल्स को फ्री स्पेस मिल जाएगी मूव करने के लिए, तो वो मूव ज्यादा तेज करेंगे, कोलिजन कम करेंगे, ठीक है। जब मोशन ज्यादा होगा तो वहां पर कंडक्टेंस प्रोसेस इंक्रीज कर जाएगा। और अगर हम लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से क्या होगा, जो कंडक्टेंस होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स के पास आने से मोशन स्लो हो जाएगा। जब उनका मोशन स्लो हो जाएगा तो कंडक्टेंस प्रोसेस कम हो जाएगा। आप लोग याद रखना है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस कम होता है, डायल्यूशन करने पर, डायल्यूशन करने मतलब पानी मिला दिया हमने मान लो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो वहां पर प्रोसेस क्या होगा, कंडक्टेंस का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। डायल्यूशन केस में, और कंसंट्रेशन के केस में डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो कुछ फैक्टर्स हम लोगों ने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी है, और थर्ड वाला भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां से एक दो बार क्वेश्चन बन भी चुका है, ठीक है, इस चीज को लेकर के, R²/4 से लेकर के क्वेश्चन आ भी चुका है कंडक्टेंस को लेकर के। वहां पर डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं कि कंडक्शन का ऑर्डर क्या होगा, या 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से पूछे ज्यादा कंडक्टेंस किसका होगा वो आप लोग बताना है, या फिर अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो इन्हीं सब से लेकर के बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोग आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि कंडक्टेंस, आखिर हम बोल रहे थे देर से, ये कंडक्टेंस होता क्या है। केमिस्ट्री में आप लोग, फिजिक्स में आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, तो इसी के बारे में बात कर ले, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे यहाँ पर कंडक्टेंस के बारे में, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्शन अगर ज्यादा, कंडक्टेंस अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी भी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का मोशन भी काफी अच्छा होगा अगर वहां पर कंडक्टेंस ज्यादा है। ये क्या होता है, 1/R, मतलब कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसका इनवर्स, रेजिस्टेंस के साइन रूट क्या होती है, R के साइन रूट होती है ओम, ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं, या फिर OHM लिख देते हैं, ठीक है, ओम हो गया। तो यहाँ पर 1/R हमने लिखा है, तो 1/R क्या होता है, कंडक्टेंस, G से इसको डिनोट करते हैं, कभी कंफ्यूजन है, इसको G से डिनोट करते हैं, इसको R से करते हैं। इसकी साइन रूट क्या हो जाएगी, इनवर्स ऑफ ओम बोल सकते हैं, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन। या फिर और क्या बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं, इसका उल्टा कर दो, MHO बोल सकते हैं, मो, और सीमेंस बोल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग इसके नाम है, ऐसे इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो चाहे जिससे हम लोग यूज करके इस कंडक्टेंस टर्म को यूज करके हम लोग डिनोट कर सकते हैं। असाइन इसकी ओम इनवर्स होगी, MHO होगी, सीमेंस होगी, एस इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन मान लो अगर कभी पूछ ले बहुत आसान करने के लिए, तो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे कम से कम उसके बारे में जान जाए कि कंडक्टेंस यहाँ पर क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, तो क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो पढ़ते, फॉर्मूला पढ़ लेते थोड़ा सा, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे भी आएंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहां से हमने बता दिया कैसे क्वेश्चन बनते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है। हमने जो टर्म बताया था कि डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन सबकी नहीं बढ़ती, एक की नहीं बढ़ती, वो भी बात करेंगे, किसी की कंडक्टिविटी नहीं बढ़ती, क्वेश्चन ये आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग अगर कंडक्टिविटी के बारे में बात करें, कुछ कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, उससे रिलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आखिर कंडक्टिविटी होती क्या, ये भी आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हो। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की बात करने वाले, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा से डिनोट करते हैं, के बोल दो कप्पा बोल दो, वहां से हम लोग शायद सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ बात करते हैं आखिरी होता क्या है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का इनवर्स, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्स होगा, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का इनवर्स होगा। कितना आसान है, मतलब रिलेट करके अगर चलेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा फॉर्मूला याद होगा, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल, ये होता है ना, तो 1 अपॉन रो है, तो मतलब क्या हो जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा, तो यहां हो जाएगा आर, यहाँ एक सेकंड, यहाँ पे एल और यहाँ हो जाएगा आर इंटू ए, ऐसे इसको हम वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और सुंदर तरीके से अगर लिखना चाहे तो 1 अपॉन आर एल अपॉन ए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि 1 अपॉन आर को कंडक्टेंस बोलते हैं, 1 अपॉन आर को कंडक्टेंस बोलते हैं, ये हो गया हमारा कंडक्टेंस। अच्छा मतलब इसको हम जी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। एल अपॉन ए को भी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो याद रखना इसलिए जरूरी है, कई बार क्वेश्चन बोले सेल कांस्टेंट निकाल के बताओ क्या होगा, जब आप लोग देख ही नहीं रहोगे, सुने नहीं रहोगे सेल कांस्टेंट क्या होता है, नहीं निकाल पाओगे, मतलब वहां पे एल बाई ए पूछा गया क्या होगा। तो कप्पा इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, इसको बेसिकली कई किताबों में जी एस ऐसे इसको सिंबल लगा देते हैं, स्टार लगा दो, कुछ भी बोल दो, इस तरीके से। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, कप्पा इक्वल्स टू जी इंटू जी एस्टेस, ऐसे बोल सकते हैं, जी स्टार ऐसे बोल सकते हैं, इसके बीच का रिलेशन, ये तो समझ में आ गया होगा। अच्छा इसकी अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं एस आई यूनिट क्या होगी, एस आई यूनिट देख लो क्या होगा, ये हो गया हमारा जी, ठीक है। जी का हो गया, हम लोग एस लिखते हैं, हमने बताया था सीमेंस से डिनोट करते हैं, ठीक है। एल बाई ए, एल बाई ए का मतलब क्या हो गया, एल हो गया सेंटीमीटर और एरिया हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा एक एक कट जाएगा तो बचेगा क्या, एस सेंटीमीटर माइनस का 1, ये हो गई इसकी एसआई यूनिट। मतलब सब कुछ ए टू जेड पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंडक्टिविटी समझ में आगे होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, अच्छा कंडक्टिविटी किसके लिए डिफाइन करते हैं, ये तो पहले डिस्कस कर लें। कंडक्टिविटी किसके लिए डिफाइन की जाती है, रेट ऑफ फ्लो यहाँ पे फाइंड आउट किया था, ठीक है, तो समझ में आ गया, लेकिन किसके लिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए, ठीक है, इसके लिए फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। कंडक्टिविटी हमारी जो टर्म डिफाइन की गई है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फ्लो के लिए डिफाइन की गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, लैम्डा एम ऐसे हम लोग बोलते हैं, ये लैम्डा एम हो गया मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा मोलर कंडक्टिविटी हमने बोला लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इंटू 10 की पावर 3 बाई एम। क्या बोला हमने, कप्पा इंटू 10 की पावर 3 बाई एम, कप्पा इंटू 10 की पावर 3 बाई एम, इससे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अच्छा अगर हम इसको लिखना चाहे इसकी एसआई यूनिट, ठीक है, तो कप्पा की क्या हो गई, देखो हमने यहाँ पे भी निकाला था, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, क्या आ गया, एस सेंटीमीटर माइनस 1, ठीक है, और अपॉन नीचे ये क्या होता है, ये कैपिटल एम होता है, एक सेकंड, ये कैपिटल एम होता है, इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी, पढ़ रखे होंगे सब लोग। अच्छा मोलैरिटी क्या होता है कि जो हमारा अगर मोलैरिटी का हम सिंपल फॉर्मूले की बात, कैपिटल एम इसको डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ऊपर रहेगा और नीचे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर रहता है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, मोल अपॉन सेंटीमीटर का क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ये मोल ऊपर जाएगा, मोल माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये अपॉन में मतलब इसके बगल में आ जाएगा, मतलब सेंटीमीटर के यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, और एक एक कट जाएंगे आपस में, ठीक है, एक एक यहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या, एस मोल माइनस 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये होगी हमारी मोलर कंडक्टिविटी, क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए डिफाइन करते हैं, एक मोल के लिए डिफाइन करते हैं, एक मोल ऑफ वॉल्यूम के लिए डिफाइन करना होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 मोलर सोल्यूशन, या 1 मोलर सोल्यूशन ऐसे बोल सकते हैं। इसकी इसलिए था 1 सेंटीमीटर क्यूब के सोल्यूशन के लिए था, वॉल्यूम के लिए था, ये किसके लिए था, ये 1 मोलर सोल्यूशन के लिए। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे 1 इक्विवेलेंट मोलर सोल्यूशन के लिए, ठीक है, या 1 इक्विवेलेंट नॉर्मल सोल्यूशन के लिए बोलेंगे, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट नॉर्मल सोल्यूशन के लिए, वहां पर आएगा टर्म नॉर्मेलिटी। क्या हम लोग बात करने वाले, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लैम्डा इस इसको लोग डिनोट करते हैं, तो लैम्डा ई इक्वल्स टू, फॉर्मूले में देखो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही जैसे इसको लिखते हैं वैसे इसको भी लिखेंगे, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। एन हमारा क्या होता है, नॉर्मेलिटी, सब लोग पढ़ चुके होंगे नॉर्मेलिटी, मोल में
नॉर्मेलिटी होता है n, ठीक है, नॉर्मेलिटी हमारा n होता है। अब इसका हम लोग भी असाइनमेंट फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला देखो क्या चीज है, यहाँ पे m आता है और यहाँ पर क्या आता है, n आता है, ठीक है, ज्यादा कुछ खास चेंज नहीं, चेंज यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह आता है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, केक हमने एक बार निकाल लिया, क्या आ गया, s सेंटीमीटर माइनस 1 और अपॉन नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अपॉन सेंटीमीटर का क्यूब, ये भी हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, s cm स्क्वायर इक्विवेलेंट माइनस का 1, ये क्या हो जाएगी, असाइनमेंट हो जाएगी किसकी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। लैम्डा इसे डिनोट करते हैं, इसको लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, और ये हो गया हमारे पास कप्पा, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। मैक्सिमम कंसंट्रेशन तक हमने डिफाइन कर दिया। अच्छा यहां से क्या हम रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, इसका यूज करें, इसका यूज करें, दोनों फॉर्मूले लगभग सेम है, ठीक है, मोलारिटी और नॉर्मलिटी का डिफरेंस है बस यहाँ पर। तो एक रिलेशन हम यहां से चाहो तो फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन लैम्डा ई और लैम्डा एम का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा इसका रिलेशन क्या यहां से निकल के आएगा, लैम्डा ई और लैम्डा एम दोनों को चाहो तो डिवाइड कर दो, क्या कर दें, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई, क्या हो जाएगा, एम वाले में आ जाएगा, ये नीचे एम चला जाएगा, इसमें एम ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लैम्डा एम को क्या लिखेंगे, ये दोनों कट जाएगा ना, ये और ये कट जाएगा ऊपर वाला, अपॉन एम है नीचे आ जाएगा, ई एन ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे याद रखो नॉर्मलिटी, अगर आप लोग को याद होगा नॉर्मलिटी कुछ होता है एन फैक्टर, एन लिखो, एन फैक्टर लिखो, एन इंटू मोलरिटी, याद होगा आप लोग को। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है वो भी बात करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। तो मतलब नॉर्मलिटी को लिख सकते हैं एन फैक्टर इंटू कैपिटल एम अपॉन क्या हो गया, कैपिटल एम, ये आपस में कट गया, तो बचेगा क्या हमारा, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा ई इंटू एन फैक्टर। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, क्या, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा ई इंटू एन फैक्टर याद रखना है, ठीक है। अगर मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलर कंडक्टिविटी यहां पर आ जाएगी। अब यहां पर एन फैक्टर की बात कर लेते हैं। एन फैक्टर क्या होता है, एसिड बेस की जरूरत पड़ी हम लोग को, एसिड की बात मतलब क्या है, एसिड की बात, तो नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल H प्लस, रिडॉक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं कितने H प्लस ट्रांसफर कर सकता है कोई एसिड या कोई एसिड, उसको हम बोलते हैं एन फैक्टर। बेस के लिए क्या होगा, OH माइनस, कितना OH माइनस वो दे सकता है, ठीक है। जैसे HCl हो गया, N इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है, NaOH हो गया, N इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि HCl में एक H दे सकता है, वो N इक्वल्स टू 1 लिखेंगे, और NaOH में एक OH है इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से जितने OH और H प्लस रहेंगे ट्रांसफर वाले, जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उस तरीके से हम लोग N की वैल्यू को डिफाइन करते हैं, दैट इज N फैक्टर। ये था हमारा कंसंट्रेशन था। हमने पहले क्या पढ़ा, कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा, मोलर कंडक्टिविटी देखा और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा, और फिर दोनों का रिलेशन देखा। अब हम लोग देखने वाले यहाँ पर कि कैसे हम रिलेट करके देखें कि डायल्यूशन और कंसंट्रेशन का टर्म कैसे वेरिएट करता है। इसे आप लोग पढ़े भी होंगे, अभी समझाते हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं और इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन। डायल्यूशन का कैसा इफेक्ट होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग सबके लिए देखेंगे, कंडक्टिविटी भी पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे और कंडक्टेंस, इन सब पे डायल्यूशन का कैसा इफेक्ट होता है वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हेडिंग इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन। डायल्यूशन मतलब क्या हुआ, सिंपल कहें तो सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाना, ठीक है, या फिर क्या है वाटर का अमाउंट बढ़ाना, इसको बोलते हैं डायल्यूशन। हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस भी किया था, एक ब्रीफ अलग से बना देते हैं, इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है, हमारा अगर बात करें कंडक्टेंस, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस हो गया, और मोलर कंडक्टिविटी, क्या, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी बोले, और यहां पे लिख दो कंडक्टिविटी, सिंपल कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी याद कर ले, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा। कंडक्टेंस पढ़ चुके हम लोग, इसको हम लोग क्या करते हैं, सी से या जी से डिनोट करो, ठीक है। कंडक्टेंस को सी से कर सकते हो, जी से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें तो मोलर क्या होता है, एक मोलर सॉल्यूशन के लिए डिफाइन किया जाता है, ठीक है, और एक इक्विवेलेंट नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए डिफाइन किया जाता है। कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए डिफाइन किया जाता है। इसका क्या, इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, ये 1 मोलर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 1 मोलर कंडक्टर ये भी ज्यादा कम हो सकता है। मतलब अगर हम लोग डायल्यूशन करेंगे तो ये तीनों फैक्टर क्या होते हैं, वो इंक्रीज करेंगे, इनका जो कंडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, इनके कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे वो बढ़ जाएंगे, कंडक्टेंस बढ़ जाएंगे, इसकी जो कंडक्टेंस होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। कब, टेम्परेचर को अगर हम लोग अगर हम लोग डायल्यूशन करते हैं तो क्या करते हैं, डायल्यूशन करते हैं तो यहां पर ये देखने को मिलेगा। डायल्यूशन करने पर क्या होगा, ये सारे फैक्टर्स बढ़ेंगे, कौन कौन से, कंडक्टेंस, जीसी या फिर जो कंडक्टेंस है सब्सटेंस का, सीसी करो, जी से करो डिनोट, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये बढ़ेगा,
डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात, इतने दूर का एरिया फिक्स है, ठीक है, इतने दूर का मान लो, इतनी दूर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसके लिए मेजर किया जाता है। इतने दूर का जो एरिया वॉल्यूम है वो फिक्स है, पानी डाल दोगे तो मॉलिक्यूल्स उतने दूर वाले दूर दूर हो जाएंगे, तो उस एक पर्टिकुलर एरिया में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं अब तो कम हो गए, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। और ये हमने पहला पॉइंट लिखवाया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल के कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एरिया के लिए अलोंग है, फिक्स्ड वॉल्यूम के अलोंग है। तो पानी मिलाने पर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर होंगे तो उस एरिया में मॉलिक्यूल्स वाले पहले 10 थे अब 6 हो गए, जब 6 मॉलिक्यूल्स कंडक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, और यहाँ पर क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर देखो हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक का थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। क्या कि यहाँ पर कैसे इफेक्ट करता है डाइल्यूशन पर। देखो डाइल्यूशन करते जाओ एक ऐसा टाइम आएगा जो वहां पर कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो कंसंट्रेशन जो होगा वो टेंड्स टू जीरो, सॉरी एक सेकंड, कंसंट्रेशन क्या होगा, टेंड्स टू जीरो। कब? जब उसमें डाइल्यूशन करते जाएंगे, पानी मिलाते जाओ क्या होगा, कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर मान लिखना है लैम्डा एम, को हम लैम्डा एम नॉट लिखेंगे, ठीक है। कब लिखेंगे? जब कंसंट्रेशन जीरो के बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, तो लैम्डा एम जो है मोलर कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टर। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस है। कब है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पानी मिलाते जा रहे हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसे कम हो रही, कम ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन आती है, क्या आती है, डिवाई ऑन सागर हकल इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करते हैं, और इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग वहां पर डिफाइन करते हैं कि सब्सटेंस की कंडक्टिविटी यहां पर क्या होगी। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए सी हाफ। ठीक है, ये सिंपल बस ऐसे याद रख लेना, इस फॉर्म में लिखते हैं। अब बात करते हैं सेकंड में लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की, किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएशन करेंगे, डिसोसिएट होंगे, तो वहां पर शो करने के लिए हम लोग अभी पढ़ेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दोनों के लिए पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन को अगर शो करना है कितना होगा, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कोलराउच लॉ, जिन्होंने बताया था कि कंसंट्रेशन किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज होती है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कि सब कुछ वहां पे हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 2 से 3 एप्लीकेशन है कोलराउच लॉ के, वो देख लेते हैं। बाकी हमारा जो पहला आधा चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद हमारा क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में लोग पढ़ते हैं, गैल्वेनिक सेल वगैरह पढ़ते हैं, और वहां पे भी क्वेश्चन बनते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेकर के, गिब्स एनर्जी को लेकर के, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखो हमने क्या कहा था, कोलराउच लॉ के बारे में एप्लीकेशन देखेंगे। तो हमारा पहला एप्लीकेशन में देख लिया, दूसरा एप्लीकेशन जो आता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट को लेकर के आता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट को लेकर के आता है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है अल्फा, इसका फॉर्मूला आता है, यहाँ पे आता है कंसंट्रेशन C और लैम्डा फॉर कंसंट्रेशन नॉट। देखो ये मोलर कंडक्टिविटी लिखी गई है, मोलर कंडक्टिविटी लिखी गई है कब, कंसंट्रेशन जब C होगा, और ये इनफाइनाइट पर लिखी गई। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लिखी गई है ये, और इस यहाँ पर कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ होगा। ये आता है हमारा किसका फॉर्मूला, अल्फा का फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप लोग ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में पढ़ ली हो ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा ये हो गया, और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या और हम लोग यहाँ पर के डिनोट कर सकते हैं, कंडक्टिविटी को डिनोट करना चाहे अगर हम लोग, यहाँ पर देखो हमने अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को शो कर दिया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है के, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो के हमारा फॉर्मूला क्या आता है, सिंपल अगर हम लिखे तो C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। देखो ये हमने कैसे लिखा बताते हैं इसको, एक एसिड का एग्जांपल लेकर के। एसिड हमारा हो गया CH3 COOH, इसको हम तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, CH3 COO माइनस और प्लस H प्लस में अलग हो जाएगा, ऐसे टूटेगा। इनिशियल में हमारे पास कंसंट्रेशन का C होगा, इसका 0 होगा, इसका 0 होगा। एक टाइम बाद इसका क्या होगा, C अल्फा सॉरी C होगा इसके पास पहले से था, कुछ कम होगा कुछ बनेगा, मतलब C अल्फा ये हो जाएगा, C अल्फा इधर बनेगा, इधर उतना अमाउंट कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहे टोटल कितना होगा, तो क्या होगा, ऊपर अपॉन नीचे वाला लिखते हैं कंसंट्रेशन, मतलब क्या हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन, और यहाँ पर जाएगा C कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फा, यहाँ हो जाएगा C कट गया तो बचा गया C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बच गया। तो कि हमारा ये आ गया। अल्फा हमने क्या बताया, अल्फा लिख सकते हो आप लोग C बाई एम नॉट लिख सकते हो। ठीक है,
तो इसको चाहे तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके हम लोग नई वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं। इसी में थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। ये हमारा हो गया सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन और फोर्थ की बात करते हैं। देखो हमने अभी पढ़ा था फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी का। क्या आया था मोलर कंडक्टिविटी का? लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या आया था? लैम्डा नॉट एम का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर निकल के आया था कप्पा इंटू 1000 बाई सी एम, ठीक है, कप्पा इंटू 1000 बाई एम आया था, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ये हमारा एम क्या था? मोलरिटी। इसको हम चाहो तो ऐसे यहाँ पर मोलरिटी की जगह सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में घुमाने के लिए सॉल्युबिलिटी पूछ लेते हैं, सॉल्युबिलिटी को इधर करना है, इसको इधर करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा नॉट एम, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी को शो करने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं। और यहां से हम लोग ये बता सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया अल्फा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग? अलग अलग वैल्यू को शो कर सकते हैं। तो आज तो हमारा पार्ट 1 जहां पर हम लोग ने आधा चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया है। यहां से भी हमने बता दिया कहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग पहला और दूसरा पार्ट कंप्लीट करने के बाद एक कंप्लीट क्या करेंगे, पूरा चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नीट में पूछे गए हैं, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस के हम लोग एक बार डिस्कस भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुलरॉच लॉ को स्टार्ट करते हैं। देखो कुलरॉच लॉ ने क्या कहा था, बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है, क्वेश्चन आया भी था शायद नीट 2020 में ही आया था, ठीक है। देखो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जब हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे, चाहे वो आयन हो चाहे किसी भी कंपाउंड का आयन हो, उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा मोलर कंडक्टिविटी के लिए वो फिक्स होगा। जैसे मान लो H प्लस आयन की बात करें, वो चाहे H प्लस आयन हमारा HCl से आया हो या H2SO4 से आया हो, या HCl से आया हो या H2SO4, मान लो स्ट्रॉन्ग वीक ले लो, कोई भी ले लो, तो वहां पर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो उसका फिक्स होगा, ठीक है, कि मतलब इसकी वैल्यू इतनी होगी तो होगी, चाहे वो इसका हो चाहे वो दूसरे का किसी कंपाउंड का हो। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी भी सब्सटेंस के लिए फिक्स होता है। समझाते कैसे होगा, ठीक है, अच्छे समझेंगे इस चीज को हम लोग। तो कुलरॉच लॉ मान लो किसी की कंडक्टिविटी निकाले, इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे मान लो बेस्ट एग्जांपल है CH3COOH, मुझे इसकी कंडक्टिविटी बतानी है क्या होगा, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी बतानी है इसकी क्या आएगी मोलर कंडक्टिविटी। तो देखो मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है, पहले इसको देखो टूटेगा कैसे, कैसे टूटेगा, CH3COO माइनस में टूटेगा और प्लस H प्लस में अलग होगा, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, H प्लस में ये अलग हो जाएगा, इसको इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या थी, मेरे पास इंफॉर्मेशन ये थी, मुझे दिया गया था NaCl का, ठीक है, और HCl का दे दिया गया था कंडक्टिविटी, और CH3COONA का दे रखा था कंडक्टिविटी, और मुझसे कहा गया था कि बताओ भाई इन तीनों की इंफॉर्मेशन का यूज करके इसका बताओ कंडक्टिविटी क्या होगी। इन सब की वैल्यू दी गई थी, ठीक है, कहा गया था इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो हमने सोचा कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे Na कर दे, Na प्लस को अलग कर दे और Cl माइनस को अलग कर दे। HCl को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H प्लस और यहां से Cl माइनस को अलग कर दे, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग CH3COO, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और Na को अलग कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब ऐसे हम लोग चाहो तो लिख सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल जो लोग बचपन पढ़ते आते ना कि इसको किसी तरीके से तोड़ मोड़ के मतलब प्लस या माइनस करके आप लोग को CH3COOH तक पहुंचना है या फिर कहीं यहां तक पहुंचना है, ठीक है। कैसे भी पहुंच सकते हो, ऐड करो माइनस करो जो भी करना हो। तो मेरे पास ये है, मुझे मतलब ये चाहिए था, मेरे पास मुझे ये दिख रहा है और मुझे H चाहिए क्योंकि यहाँ पर H आ रहा है, मुझे H यहाँ पर भी दिख रहा है। तो मतलब मुझे क्या करना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है किसी भी तरीके से, चाहे जैसे हम इसको हटाएंगे, लेकिन कैसे हटाएंगे। अब देखो हटाने का तरीका क्या है कि यहाँ पर देखो NaCl है, NaCl ये है, इसका कंपाउंड है, यहाँ पर क्या NaCl ये है। अगर हम क्या करें, इसको उठा करके इन दोनों को ऐड करके इसको उसमें से माइनस कर दें, हमने क्या बोला, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों आपस जुड़ जाएंगे, जो कि मुझे चाहिए था। Na प्लस Cl माइनस एक्स्ट्रा जुड़ गए, मुझे इसको हटाना है, हटाने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। मतलब कहने का ये है, अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे देखना जरा, यहाँ पे हम लोग इसको अगर यहां से पहले लिखते हैं, ठीक है, यहां से लिखते हैं CH3COO माइनस और क्या था हमारे पास, ये एक सेकंड प्लस रहता ना, ठीक है, Na प्लस था, ये हमारे पास था, ठीक है, इसका कंपाउंड था। इसमें अगर हम लोग जोड़ दे, इसको ऐड कर दे, क्योंकि मुझे H चाहिए था, तो हमने इसको ऐड कर दे, एक को तो ऐड नहीं कर सकते, पूरी इक्वेशन का ऐड हो जाएगा, ठीक है, कंपाउंड हर एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। और उसमें से ये माइनस कर दे लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस और प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस कर दे, ठीक है, ये चीज को इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यहां पर देखो जब माइनस करेंगे
तो यहाँ पर देखो यह कट जाएगा, माइनस करने पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था वैल्यू सेम होगी, कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लो इसका सीएल माइनस है, किसका, NaCl का, ये सीएल किसका है, HCl का है, तो दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होगा मोलर कंडक्टिविटी के लिए वो सेम होगा, चाहे वो जिस कंपाउंड से आया हो। इसको किसने बताया था, कोलराउज ने। ये कब पॉसिबल होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने कट कर दिया, सीएल को भी कट कर दिया, Na देखा हमने सेम है, Na को भी हमने उड़ा दिया यहाँ से। तो यहाँ पे बचेगा क्या, देखो ये बचा और ये बचा, मतलब क्या बचा, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस, और क्या बचा, लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस। देखो वही चीज जो मुझे चाहिए था वो बिल्कुल बच गया। हमने किया क्या, इनको ऐड किया और इसके साथ माइनस किया, इनको ऐड कर दिया और इसके साथ क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इससे हमको क्या मिला, CH3COOH की कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी मिल गई कि कितनी हो गई। इस तरीके से आसान आसान से क्वेश्चन बनते हैं, इसका हम लोग यूज करके, ठीक है, जो गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके ऐड करो, माइनस करो, ठीक है, कुछ भी करो, सबको ऐड कर दो, आ रहा तो ऐड कर दो, माइनस करने पे किसी को हटा नहीं पा रहा माइनस कर दो। तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे कंपाउंड, नए कंपाउंड की मोलर कंडक्टिविटी जो पूछी गई हो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं।